हमारा ये आज का टॉपिक एकक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड का पार्ट नंबर 2 है। जो हमारी अभी परीक्षाएं चल रही हैं GDS 2 PA और MTS पोस्टमैन 2 PA जो परीक्षा होने वाली है उसमें यूनिटरी मेथड का ये पार्ट नंबर 2 है। और इसमें इसका पहला प्रश्न है आपका 5 किताबों और 10 पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तथा 10 किताबों का मूल्य 100 रुपये है। 5 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि 5 किताबों और 10 पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है और 10 किताबों केवल 10 किताबों का मूल्य 100 रुपये है। तो 5 पेंसिल का मूल्य वो पूछ रहा है। तो हमें 5 किताबें और 10 पेंसिल का मूल्य पता है। कितना है? मान लो 5 किताबें हैं ये प्लस क्या है 10 पेंसिल हैं। 10 पेंसिल और इनका जो मूल्य है वो हमारा कितना है? 100 रुपये है। और 10 किताबों का मूल्य 100 रुपये है। अब यहाँ से हमें क्या पता पड़ जाए? एक किताब का मूल्य। तो 10 किताब का मूल्य कितना है? 10 किताब बराबर 100 रुपये। तो एक किताब बराबर आपकी 10 रुपये। कैसे? इसमें 10 का लग जाएगा भाग। अब हम यहाँ पे रख देते हैं 5 किताबों का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 10। यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 किताबों का मूल्य निकाल रहे हैं। हमने एक किताब का मूल्य निकाल लिया है। 5 गुणा 10 धन 10 पेंसिल। 10 पेंसिल बराबर कितना है आपका? 100। अब ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 10 पेंसिल बराबर 100। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? 10 पेंसिल बराबर 10 पेंसिल बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 50 यानी कि ये आपका आ जाएगा 50। यानी कि 10 पेंसिल का मूल्य 50 रुपये है और वो हमसे पूछ रहा है कि 5 पेंसिल का। तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपये। यहाँ तक तो पता ही होगा आपको। तो 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपये। फिर समझ लें 5 किताबें प्लस 10 पेंसिल बराबर कितना दिया? 100 रुपये। हमें दिया 10 किताबों का मूल्य। तो 10 किताबों का मूल्य जब कितना है? 100 रुपये। तो एक किताब का कितना हो जाएगा? 10 रुपये। तो 10। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं 5 किताबों का मूल्य। तो 5 किताबें 50 रुपये की हो जाएंगी और प्लस 10 पेंसिल और बराबर 100। तो 10 पेंसिल कितने की हो जाएंगी आपकी? 50 रुपये की। तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएंगी? 25 रुपये। ये हमारा एकक नियम का प्रश्न नंबर 2 है। 1050 रुपये को 1500 आदमी और औरतों के बीच बांटा जाता है। प्रत्येक आदमी को 1 रुपया तथा प्रत्येक औरत को 50 पैसे मिलते हैं। तो आदमी तथा औरतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1050 रुपये हैं, 1500 आदमी और औरतों में विभाजित करने हैं। आदमी को मिलता है 1 रुपया और औरत को मिलते हैं 50 पैसे। तो वो ये जानना चाहता है कि आदमी तथा औरतों की संख्या अलग अलग कितनी है। टोटल संख्या 1500 है तो अलग अलग कितनी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं सबसे पहले कि हम देख लेते हैं कि रुपए कितने हैं? 1050 और आदमी और औरतें कितनी हैं? 1500। हम मान लेते हैं औरत को मिलते हैं 50 पैसे और आदमी को मिलते हैं 1 रुपये। हम ये मान लेते हैं कि सब जितने भी आदमी हैं उनको 1 रुपया मिला। कितना मिला? अगर हम आदमियों को निकालें तो अगर 1 रुपया मिला तो कितने रुपये में होते? 1500 गुणा 1 बराबर 1500 रुपये अगर होते हमारे पास तो प्रत्येक आदमी को 1 रुपया मिल जाता। लेकिन रुपये कितने हैं? 1050 ही हैं। तो जो रुपये आदमियों को मिले हैं उन रुपयों का
और जो हमारे पास उपलब्ध रुपए हैं उनका अंतर क्या है। उनका जो अंतर होगा वो 1050, यानी कि यहाँ करेंगे तो 0, 5 और 4, यानी कि 450। ये अंतर कितना आया है? अंतर हमारा आया है 450। इसका मतलब ये है कि जो रुपया आदमियों को मिला है वो 1 के हिसाब से मिला है और औरतों को मिला है वो 50 पैसे के हिसाब से मिला है। तो जो अंतर हमारा आया है यही रुपया हमारा जो है औरतों को मिला है। कितना रुपया औरतों को मिला है? 450 रुपया। कितना रुपया मिला है? आदमियों को मिल गया मान लो 1500, तो औरतों को कितना मिल गया? औरतों को मिले रुपए बराबर कितने हैं? 450 रुपये हमें औरतों को या स्त्रियों को दिए गए हैं। तो जब 450 रुपया स्त्री को दिए गए हैं तो और प्रत्येक स्त्री को जब 50 पैसे मिलते हैं तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें या तो हम 0.5 का भाग दे दें या 1/2 का भाग दे दें। ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये संख्या आपकी हो जाएगी 900। समझ गए होंगे? 1/0.5 का भी भाग देते तो ये हो जाता 4500 और फिर 5 से डिवाइड करते तो फिर भी 900 आ जाता। हमने डायरेक्ट 1/2 यानी 50 पैसे को 1/2 रुपया भी तो कह सकते हैं। तो 1/2 का हमने कर दिया भाग। ये आ गई हमारी क्या? स्त्रियां या औरतें। ये हमारी कितनी औरतें हैं? 900 औरतें हैं। कैसे? ये जो 450 रुपया मिला है वो किन्हें मिला है? औरतों को। और जब 450 रुपया औरतों को मिलता है तो एक औरत को 50 पैसे मिलते हैं तो 450 रुपये 900 औरतों में बट जाएंगे। तो उसी तरह ये जो है 900 कौन है? स्त्रियां हैं। अब पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष बराबर 1500 माइनस 900, यानी कि 600 आपके हो जाएंगे पुरुष। तो पुरुष आपके हो जाएंगे 600 और स्त्रियां हो जाएंगी आपकी 900। अब जांच कर लेते हैं हम। यदि 600 पुरुष हैं तो 600 रुपये वो हो गए, 1 रुपया मिला है। और 900 स्त्रियां हैं तो 900 स्त्रियों के कितने रुपए हो गए? 450। तो 600 और 450, यहाँ पे अगर 600 और प्लस 450 को जोड़ा जाएगा तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 1050 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 1050 रुपये भी हो गए और 600 और 900 1500 स्त्री और पुरुष भी हो गए। इस तरह इस प्रश्न को हल आसानी से। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। एक संख्या को 5 से गुणा करने पर गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया गया, भागफल में से मूल संख्या को घटाया गया तो शेषफल क्या होगा? देखने में ये प्रश्न काफ़ी कठिन लग रहा होगा और कठिन तो थोड़ा सा है ही। यह जो मैं तरीका आपको बताऊंगा उस तरीका के अलावा आप इस प्रश्न को हल करके देखिए, काफ़ी कठिन महसूस होगा आपको ये प्रश्न। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस प्रश्न में काफ़ी दम है। मैंने आपको पहले बताया था कि भागफल, शेषफल और योगफल, भाज्य, भाजक, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और आप ये जानते भी होंगे, जो प्राइमरी स्टेज से हम सब आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई संख्या है, मान लीजिए 5, 25 है या 40 है या 45 है, यानी कि कोई भी संख्या यदि है और उसमें आप 1 से भाग दे दीजिए तो संख्या का मान परिवर्तित नहीं होगा। देखिए आप इसमें भाग 25 भागित 1 कोई फर्क नहीं, 40 भागित 1 कोई फर्क नहीं, 45 भागित 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इसमें
1 से गुणा कर दिया जाए तो भी इन संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि एक जोड़ दिया जाए और एक घटा दिया जाए, मान लो इसमें 25 में एक जोड़ जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा, यानी कि ये 26 हो जाएगा। घटा दिया जाए तो ये 24 हो जाएगा। जोड़ दिया जाए तो ये 41 हो जाएगा और घटा दिया जाए तो ये 39 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर जोड़ा जाए तो ये 46 हो जाएगा और घटाया जाए इसमें तो ये 44 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या में भाग देने से एक का या गुणा करने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि उस संख्या में जब कोई कुछ अंक जोड़ा जाए या कोई संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए तो उस पर फर्क अवश्य पड़ता है। तो आप इस बात को सभी जानते ही होंगे कि भाग या गुणा से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, यानी कि हम वो संख्या 1 मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं? संख्या ये मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारी क्या है? 1 है। मूल संख्या क्या है? 1। अब वो कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा करने पर, यानी कि हम इसमें मूल संख्या में क्या कर दें? 5 से कर दें गुणा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा 5 गुणा 1 बराबर 5। 5 से गुणा करने पर गुणनफल के साथ 25 जोड़ने पर, और इसमें क्या हम जोड़ दें? 25, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 30। कितना बन गया? 30। प्रश्नानुसार ये कितना आपका बन गया? 30। अब वो कह रहा है 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया गया, यानी कि अब हमें कितना प्राप्त हो गया? 30। और 30 में कितने से भाग दिया गया है? 5 से। काट देंगे 5 से 30, कितना आ गया? 5 से 30, ये आपका हो गया 6। अब कह रहा है 5 से भाग दिया गया, भागफल में से मूल संख्या को घटाया गया। हमारी मूल संख्या कितनी थी? 1। हमने इसमें से क्या किया? 1 को घटा दिया, तो ये कितना बच गया? 5। मूल संख्या को घटाया गया तो शेषफल क्या होगा? तो हमारा शेषफल कितना आ गया? 5। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है आपको कि यदि ये कह दिया जाए एक संख्या को 5 से जोड़ा जाए या घटाया जाए, अगर जोड़ने या घटाने की बात करिए तब ऐसा नहीं करना है। यदि गुणा के लिए कहा गया है तो आप इसमें गुणा कर सकते हैं मूल संख्या को, तब हम 1 मान सकते हैं। जब गुणा या भाग की बात कही गई हो, यदि बात जोड़ या घटाने की कही गई है तो हम उसमें कुछ ऐसा उस मूल संख्या को हम 1 नहीं मान सकते हैं। इस तरह मूल संख्या हमने 1 मानी, 5 से गुणा किया और संख्या जो आई उसमें 25 जोड़ा, और जो संख्या मिली उसमें हमने 5 से भाग दिया, और फिर जो संख्या मिली उसमें से हमने मूल संख्या घटा दी, तो हमें आंसर कितना मिला? 5। तो हमारी मूल संख्या कितनी है? 5। अब आप करके भी देख सकते हैं। तो शेषफल हमें कितना मिल गया? अब 5 मिल गया, और मूल संख्या को हमने कितना माना था? 1। अब वो पूछ ले कि मूल संख्या क्या है इसमें, और भागफल हमें शेषफल क्या मिलेगा। तो मूल संख्या हम कहेंगे कि मूल संख्या इसकी क्या है? 1 है, और जो भागफल हमें मिला है, भागफल जो हमें मिला है वो मिला है कितना? 5। यही हमारा प्रश्न था। आप इस मेथड को हटा के इस सवाल को सॉल्व करके देखिए, आपको कितना कठिन लगेगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है कि पहले 10 किलो चीनी 20 रुपये प्रति केजी तथा उसके बाद 30 किलो तक 15 रुपये, फिर 30 किलो के बाद जितनी चीनी खरीदेंगे 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देना पड़ेगा। ग्राहक को 50 किलो चीनी खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? यानी कि पहले
जो आप 10 किलो चीनी खरीदेंगे उसका रेट कितना है 20 रुपये, और 10 किलो के बाद आप 30 किलो तक जितनी चीनी खरीदेंगे उसके रुपए हैं कितने 15 रुपया प्रति केजी, और फिर 30 किलो के बाद आप जितनी चीनी खरीदेंगे उसके दाम है आपके 10 रुपया प्रति किलो। तो ग्राहक को 50 किलो चीनी खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए सवाल काफ़ी लंबा है और लिखने में लग रहा है कि काफ़ी बड़ा सवाल होगा, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है ये। तो पहले वो 10 किलो चीनी खरीदेगा कितने रुपए किलो में 20 रुपये किलो में। तो आपकी जो चीनी होगी वो कितनी रुपए की हो जाएगी 10 किलो, 10 गुणा 20 धन। अब 10 किलो के बाद 30 किलो तक, कि 10 किलो के बाद 30 किलो तक कितनी चीनी होती है आपकी 20 किलो। तो 20 किलो वो चीनी किस रेट में खरीदेगा 15 रुपये किलो में। और फिर 30 किलो से ऊपर 50 किलो तक, 30 किलो से लेके 50 किलो तक चीनी का रेट कितना है आपका 10 रुपया किलो। और चीनी कितनी बच गई आपकी 20 किलो। तो 20 गुणा 10, यानी कि ये आपका हो गया 200, और ये आपका हो गया 300, और ये आपका हो गया 200। यानी कि इन टोटल उसे रुपए देने पड़ेंगे 200, 300, 500 और 200 700 रुपये। यानी कि उसे 50 किलो चीनी के जो रुपए होंगे वो कितने रुपए देने पड़ेंगे 50 रुपये। ये एकक नियम का आपका पार्ट नंबर 2 है। और जल्दी से जल्दी जब तक परीक्षा होगी जीडीएस की तब तक हम चाहते हैं कि पूरा जो सिलेबस है मैथ का वो आपका समाप्त हो जाए। अगली वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि की वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी कठिन से कठिन सवाल बड़ी आसानी से बताएंगे जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम किसी वीडियो में ज़्यादा कहते नहीं हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, परंतु ये आपसे कहना है हमारा कि अब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।